बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11। इसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर से संबंधित बच्चों आपके जो टॉप 10 क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, वो सभी हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपकी पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कई बार आप क्या होता है कि कई वीडियो देखते होंगे जिसमें आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं कि आपको वो सभी प्रश्न बताता हूं ताकि आपके दिमाग में चैप्टर से संबंधित और कोई भी प्रश्न ना बचे एवं आपको चैप्टर की पूरी क्लियरिटी मिल सके। तो इसीलिए मैं आपको टॉप 10 बता रहा हूं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चीन की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या है ये हमें समझाना है। तो आपको पता है कि चीन जो है वो एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है। यहाँ पे कई तरह की जलवायु है। प्रमुख नदियां मतलब इस यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं और इसका बहुत सा हिस्सा जो है वो पहाड़ी हिस्सा है। ठीक है, अब नदियां जो है एक है पीली नदी जिसे हुआंगे कहते हैं, एक है पल नदी जिसे यांगसी नदी कहते हैं और एक है छांगजियांग। ये जो है तीसरी नदी, ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें और भौगोलिक स्थिति की, तो यहाँ पे देखिए कि चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, मिर्च मसाले, कैंटोनी, डिमसम। एक शब्द है डिमसम, ये किस तरह का खाना है? ये एक ऐसा खाना है जो दिल को छू लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय खानों में देखें तो गेहूं, चावल, मिर्च मसाले, कैंटोनी, डिमसम ये सब यहाँ पर खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पर जो सबसे प्रमुख जातीय समूह है वो है हान एवं जो प्रमुख भाषा है वो है चीनी, लेकिन कई अन्य भी है जैसे कि उइघुर है, हुई है, मांचू है एवं तिब्बती है, क्योंकि तिब्बती ये सभी क्या है चीन के इलाके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सभी राष्ट्रीयताएं जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक चीन की जो शुरुआत है वो 16वीं एवं 17वीं सदी में हुई थी, जो कि पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से माना जाता है। अर्थात चीन की जो शुरुआत हुई थी आधुनिक चीन की, ये तब हुई थी जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो पश्चिम की सभ्यता थी उससे जब चीन का सामना हुआ था। कैसे कि जेसुइट मिशनरियों ने चीन में खगोल विद्या और गणित जैसे विज्ञानों को पहुंचाया था। ठीक है, चीन में जो खगोल विद्या है, गणित है, पश्चिमी विज्ञान है, इसको किसने पहुंचाया? जो जेसुइट मिशनरियां थी इनके द्वारा। ठीक है, तो भौगोलिक विविधता में अगर हम देखें तो इसमें से 2 पॉइंट चाहे तो आप ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है आपका ये लास्ट वाली जो 2 है, अगर इन्हें आप नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिख देते तो एक जो चेकर होता है ना उसकी नजर में आपको कुछ अच्छे मार्क्स देने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, जापान की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अभी हमने चीन की देखी, अब है जापान की भौगोलिक स्थिति। तो देखिए जापान क्या है? जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है। द्वीप श्रृंखला वाला देश है। यहाँ पे 4 मुख्य द्वीप है, होशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। एवं इन जो मुख्य द्वीप है, ये 4 द्वीप है, इनकी जो जमीन है वो अधिकतर 50% अधिक जो है जमीन जो है वो कौन सी है? महाद्वीपों की है, पहाड़ी। ठीक है, मुख्य ये जो द्वीप है 4, इनकी जो जमीन है वो कैसी है? पहाड़ी है 50%, यानी कि आधी। जापान आपको पता है कि एक संक्रिय भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकतर जनसंख्या जो है वो यहाँ पे जापानी है, लेकिन आयुनु कोरियाई लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है, अर्थात जापान में जो है वो कृषि अधिक की जाती है, पशुपालन की परंपरा यहाँ पर नहीं है। जापान की जो सबसे बुनियादी फसल है खाने की वो क्या है? वो है चावल। एवं अन्य प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो है मछली। मछली में कौन सी? कच्ची मछली, जो कि साशिमी होती है या फिर सुशी होती है। तो जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप ये 4-5 पॉइंट है याद रखेंगे। कौन कौन से? एक तो पहला आप याद रखेंगे कि एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है, मुख्य 4 द्वीप है, होशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। 50% से अधिक जमीन जो है वो पहाड़ी है, भूकंपीय क्षेत्र है, अधिकतर जनसंख्या जापानी है, पशुपालन होता नहीं है, चावल बुनियादी फसल है, अन्य प्रोटीन का स्रोत मछली होती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड में देखिए पूछा गया है कि सन यत सेन कौन थे एवं इनके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सन यत सेन कौन थे एवं इनके जो सिद्धांत है उन्हें हमें समझाना है। तो सबसे पहले जानते हैं सन यत सेन थे कौन। तो 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और सन यत सेन
के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। सन यात सेन के नेतृत्व में मांचू साम्राज्य को समाप्त किया गया एवं गणतंत्र की स्थापना की गई। सन यात सेन निर्विवाद रूप से एक आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे उन्हें चीन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। अर्थात ये जो सन यात सेन थे, ये गरीब परिवार के व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने मिशन स्कूलों में, यानी कि जो मिशनरिया वगैरह होते हैं, ये इसको लेके कंफर्म नहीं है मुझे क्या होते हैं ये, ठीक है। हाँ, बस याद रखिए कि इन्होंने स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की थी। सिंपल सा आप याद रखिए, मिशन को भूल जाइए। इन्होंने स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। कहां पे? इन मिशन स्कूलों में, ठीक है। तो सन यात सेन कौन थे, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इनके 3 सिद्धांत देख लेते हैं। सन यात सेन के 3 सिद्धांतों को सन मिन चुई इसके नाम से जान सकते हैं, सन मिन और चुई। सबसे पहले राष्ट्रवाद। मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, उसको सत्ता से हटाना, ये था इनका सिद्धांत पहला। दूसरा सिद्धांत गणतंत्र या फिर गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, अर्थात एक तरह से जो राजतंत्र है वहां पर उसको खत्म करना और गणतंत्र की स्थापना करना। समाजवाद, जो पूंजी का नियमन करे और भू स्वामित्व में बराबरी लाए, अर्थात ये लोग जो थे वो समाजवाद को ये कहते थे कि भाई जो पूंजी का नियमन करे और भू स्वामित्व में बराबरी लाए, ये उसको बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक है। तो सन यात सेन के 3 सिद्धांत है, जिसे हम जो है वो सन मिन चुई इसके नाम से भी समझ सकते हैं। तो सन यात सेन कौन है एवं इनके जो 3 सिद्धांत है वो कौन है, ये भी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4th में हमसे पूछा गया है 1870 के दशक में मेजी सरकार के द्वारा शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था में कौन कौन से बदलाव किए, ठीक है। मेजी सरकार के द्वारा शिक्षा एवं विद्यालय में कौन कौन से बदलाव किए गए, ये हमें समझाना है। तो 1870 के दशक में मेजी सरकार के द्वारा शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था में निम्नलिखित बदलाव किए गए। सबसे पहला, इन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि अब समाज में लड़की लड़कियां दोनों ही स्कूल जा सकती थी। एवं समाज का कोई भी गरीब तबके का भी यदि बच्चा है तो पढ़ाई की फीस बहुत कम हो गई थी। इवन इन लोगों ने क्या किया कि शुल्क शिक्षा भी प्रोवाइड ये करवाने लगे थे, ठीक है। कौन? मेजी सरकार। उसके बाद है कि स्कूलों में आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया, यानी कि आधुनिक विचार ऐसे जिससे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाई जा सके, ऐसे विचारों को जोर दिया गया। राज्य के प्रति निष्ठा, जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया, अर्थात जापान के प्रति जो लोग थे उनकी निष्ठा बनी रहे, उसके इतिहास के अध्ययन पर अधिक जोर दिया गया। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण, अर्थात जो बुक्स थी, ठीक है, उनका चयन क्या होगा, कौन सी बुक्स पढ़ाई जाएगी, कौन सा अध्याय पढ़ाया जाएगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण कैसे किया जाएगा, सही शिक्षक आए, सही शिक्षा दें, उस चीज का एक भारी नियंत्रण किया गया था। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। कहां पर? स्कूलों में। तो मेजी सरकार के द्वारा ये कुछ जो बदलाव थे वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1870 के दशक में मेजी सरकार के द्वारा विद्यालय और शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव किए गए थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि उन कारणों की, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उन कारणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण जापान समृद्ध देश माना जाता है, ठीक है। यानी कि जापान को समृद्ध देश क्यों माना जाता है, वे कारण कौन से हैं, हमें ये समझाना है। तो देखिए, जापान जो है इसे हमेशा से ही अमीर देश समझा जाता था, क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात किया करता था, ठीक है। इन आयातों के लिए जो जापान था वो चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भारी मतलब कि निगेटिव प्रभाव तो पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। अर्थात देखिए क्या था कि जापान जो था वो अमीर देश था। क्यों था? क्योंकि ये चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुओं का आयात करवाता था। वहीं जब इन्हें लगा कि भाई हम आयात के बदले में चांदी देते हैं, सोना देते हैं, तो इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर एक निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या किया, इन्होंने इस व्यापार को बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, क्योतो में निशिजन, ये एक बस्ती है, निशिजन एक ऐसी बस्ती है जहां पर रेशम को बदला जाता था, ठीक है।
उन्होंने क्या किया, क्योतो में निशिजन एक बस्ती है जहां पर रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। अर्थात चीन से रेशम और भारत से कपड़ा, इन सभी के आयात पर रोक लगा दी और खुद का निशिजन क्योतो में, मतलब खुद का कपास, खुद का रेशम क्योतो में ये बनाने लगे। मुद्रा के बढ़ते इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशा में विकसित हो रहा था। अर्थात जैसे जैसे इन्होंने अपने जापान के पूरे एरिया में, ठीक है, पूरे क्षेत्र में मुद्रा का इस्तेमाल और अधिक बढ़ाना शुरू किया, एवं चावल आपको पता है कि मुख्य फसल थी, तो जब चावल जो था वो अधिक मात्रा में उगाया जाने लगा तो शेयर मार्केट में इसकी जो कीमत थी वो अधिक बढ़ने लगी, एवं जो पूंजीपति निवेशक जो थे वो जापान में आने लगे, जिससे कि क्या हुआ कि ये दिखने लगा कि हाँ भाई, जापान का अर्थतंत्र एक नई दिशा में विकसित हो रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जापान जो था, जापान एवं उसके द्वीप जो है, इसको ऐसा माना जाता है कि भगवान ने बनाया है और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी है। ठीक है, इसकी समृद्धि का एक कारण यह भी है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि लोग ऐसा कहते हैं कि जापान एवं जापान के साथ की जो द्वीप है उसे भगवान ने बनाया है, और यहाँ पर जो शासक है वो सूर्य देवी का क्या है, उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो ये कारण हो गए कौन कौन से, जो जापान को बताते हैं कि ये एक समृद्ध देश माना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, जापान की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। हालांकि ये प्रश्न 8 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, मैं 8 मार्क्स में अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं आपको सिर्फ 4 मार्क्स के लिए 3-4 पॉइंट बता देता हूं। ठीक है, कि जापान की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपको पता है कि जापान में क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे 12वीं सदी आई वैसे वैसे असली सत्ता जो थी वो शोगुनों के हाथों में आ गई और सैद्धांतिक रूप से वे राजा के नाम पर शासन करने लगे। 1603 से 1887 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम हुआ करते थे। अर्थात 1603 से 1867, लगभग 264 साल के आसपास जो तोकुगावा परिवार था, ये लोग क्या करते थे, शोगुन पद पर शासन किया करते थे। देश को 250 भागों में विभाजित किया हुआ था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। देश जो था उसे कितने भागों में बांट रखा था, 250 भागों में। और कौन शासन करता था इन पर, शासन करने वालों का नाम था दैम्यो। ठीक है, अब देखिए, शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, शोगुन जो थे जापान में, ये क्या करते थे, दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। कैसे, शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए एक राजधानी, जो कि अगर हम बात करें आधुनिक टोक्यो, जो कि उस समय एडो कहते थे, उसमें रहने के लिए इन्हें आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा ना हो। अर्थात देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शोगुन जो थे वो दैम्यो पर नियंत्रण कैसे रखते थे। तो शोगुन जो थे वो दैम्यो को क्या करते थे, लंबे अरसे के लिए राजधानी में रहने को कहते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा ना रहे। शोगुन जो थे वो प्रमुख शहरों और खादानों पर भी अपना नियंत्रण रखते थे, एवं जापान में जो समुराई था, जिसे कहते हैं योद्धा वर्ग, ये शासन करने वाले कुलीनते ऑलवेज शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में रहते थे। अर्थात हथियार रखने का अधिकार जो था वो सिर्फ समुराइयों को था, जो कि कुलीन थे, और ये शोगुन एवं दोनों दैम्यो, इन दोनों के ही प्रति अपनी सेवा में लगे रहते। तो जापान के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बस ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, अगर 4 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, इसके बारे में एक 8 मार्क्स में एक बहुत बड़ा प्रश्न बनेगा। उस प्रश्न को आप कैसे समझेंगे, इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, आधे घंटे की होगी तकरीबन, क्योंकि उसमें आपको 5 प्रश्न ऐसे समझाए जाएंगे जो कि आपके 8 मार्क्स के होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाए जाएंगे। तो आने वाली जो वीडियोस है उनको मिस मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 16वीं शताब्दी में जापान में 3 परिवर्तन हुए। वो 3 परिवर्तन कौन से थे, ये पूछा जाएगा। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है वो 3 परिवर्तन कौन से थे। तो सबसे पहले तो जो 3 परिवर्तन हुए हैं उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना। अर्थात 16वीं शताब्दी में जापान में हुए परिवर्तन का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना। अब देखिए वो 3 बदलाव कौन से थे। सबसे पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए और समुराई तलवार रख सकते थे, इससे शांति व्यवस्था बनी रही। अर्थात सबसे पहले परिवर्तन क्या हुआ कि किसानों से हथियार ले लिए गए एवं सिर्फ जो हथियार थे वो समुराई रख सकते थे,
इससे शांति व्यवस्था कायम हुई। दैम्यों को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए और उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। अर्थात दैम्यों को शोगनों के द्वारा यह कहा गया कि भाई आप जो है सिर्फ राजधानियों में ही रहो, ठीक है। उन्हें काफी हद तक और स्वायत्तता भी दी गई। मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। अर्थात मालिक के बीच में एवं करदाताओं के बीच में एक जिसे कहते हैं कि डिफरेंस बनाने के लिए, ठीक है, निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया, उत्पादकता के आधार पर फिर बाद में भूमि का वर्गीकरण किया गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। 3 परिवर्तन हुए थे। एक तो किसानों से हथियार ले लिए गए, दैम्यों को राजधानियों में रहने के लिए कहा गया एवं मालिक और करदाताओं के बीच में क्या अंतर किया गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है मेजी सरकार के द्वारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मेजी सरकार के दौरान सम्राट व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मेजी सरकार जब आई तब उसने सम्राट व्यवस्था का विकास किया, ये क्या थी आपको ये समझाना है। तो देखिए, सम्राट व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सम्राट जो है वो नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते हैं। अर्थात सम्राट व्यवस्था में क्या होता है कि सम्राट, नौकरशाही और सेना ये तीनों मिलकर सत्ता को चलाते हैं। नौकरशाही व सेना जो है वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जैसे आपने संसदीय व्यवस्था में क्या देखा है कि प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होता है और प्रधानमंत्री के अंडर में होती है मंत्री परिषद। तो वैसे ही क्या है कि सम्राट है तो वहां पे भी, लेकिन क्या है कि नौकरशाही और सेना ये तीनों मिलकर ही कार्य करते हैं। लेकिन जो उत्तरदायी होते हैं, जो इसमें सबसे मैन होता है वो सम्राट है। उत्तरदायी कौन होते हैं? नौकरशाही और सेना। किसके प्रति? सम्राट के प्रति। सम्राट को ऐसा माना जाता था कि ये सीधे सीधे सूर्य देवी के वंशज है तथा पश्चिमीकरण के नेता भी है। सम्राट के जन्मदिन को राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बनाया जाता था। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनते थे। सम्राट के नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी किए गए थे। यानी कि आपको कोई भी संस्था यदि बनानी है तो आपको उसमें सम्राट का नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजी सरकार के दौरान जो सम्राट व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह की थी। तो आई होप बच्चों आपको ये सम्राट व्यवस्था क्या है, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है जापान में पश्चिमीकरण, ठीक है, जापान में पश्चिमीकरण और परंपरा के बारे में बुद्धिजीवियों के क्या विचार है। तो कुछ बुद्धिजीवी जो है वो ऐसा मानते हैं कि जापान को अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए, ठीक है। कुछ बुद्धिजीवी जो ये कहते हैं कि भाई जापान को ना अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहिए। अब कुछ बुद्धिजीवी हैं जिससे कि फुकुजावा युकिची, दर्शन शास्त्री मियाके तेत्सुरे और उएकी एमोरी। फुकुजावा युकिची कहते हैं कि जापान को अपने से एशिया को निकाल के फेंकना चाहिए। अर्थात जापान के अंतर्गत जो एशिया के विचार हैं, जो एशिया के लक्षण हैं, उसे निकाल देना चाहिए। यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा जो है उसे बनना चाहिए। दर्शन शास्त्री मियाके तेत्सुरे ये कहते हैं कि विश्व सभ्यता के हितों में राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को देश के लिए समर्पित करना ही विश्व को समर्पित करने के समान है। अर्थात ये कहते हैं दर्शन शास्त्री मियाके तेत्सुरे ये कहते हैं कि भाई विश्व की जो सभ्यता है, इसमें विश्व की सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर, जापान का जो खास हुनर है उसे विकसित करना चाहिए। यदि वो अपने इस देश के ही खास हुनर को विकसित कर लेते हैं तो ऐसा होता है कि भाई अपने विश्व को समर्पण किया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। बहुत से बुद्धिजीवी जो है वो ये कहते हैं कि भाई पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित हुए वे चाहते थे कि जापान का आधार सेना की बजाय लोकतंत्र बनाया जाए। यानी कि कुछ बुद्धिजीवी जो है ये कहते हैं कि भाई हमें जो जापान का आधार है, ठीक है, वो सेना नहीं बल्कि लोकतंत्र बनाया जाना चाहिए। फिर है उएकी एमोरी। ये भाई जो थे वो उदारवादी शिक्षा के पक्षक थे। ये कहते हैं कि जो नागरिक हैं उन्हें उदारवादी की शिक्षा दी जाए। व्यवस्था से ज्यादा कीमती चीज है आजादी। यानी कि हमें व्यवस्था नहीं चाहिए उदारवादी, लेकिन हमें आजादी चाहिए। अगर जब व्यक्ति आजाद होगा तभी वो अपना विकास कर पाएगा। बहुत से बुद्धिजीवियों ने महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग भी की है। तो जापान में पश्चिमीकरण की परंपरा के बारे में, ठीक है, पश्चिमीकरण और परंपरा के बारे में जो बुद्धिजीवियों के विचार थे वो क्या क्या थे,
ये चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कन्फ्यूशियसवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है हमसे कन्फ्यूशियसवाद जो है ये क्या होता है। तो देखिए, चीनी विचारक जिनका नाम था कन्फ्यूशियस, इन्हीं के विचारों को और अनुयायियों के द्वारा शिक्षा को ग्रहण करना ही कन्फ्यूशियसवाद कहा गया। अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी, उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो कन्फ्यूशियसवाद था ये अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी, उचित सामाजिक संबंध के जो सिद्धांत है उन पर आधारित था। इनके विचारों ने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया। अर्थात ये जो विचार थे कन्फ्यूशियसवाद के विचार, इन्होंने क्या किया कि चीनियों के जो जीवन है उसको प्रभावित किया। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थियों ने जापान को पढ़ने के लिए भेजा गया था। चीनी सरकार के द्वारा 1890 में बड़ी तादाद में चीनी विद्यालयों जो चीनी विद्यार्थी थे उन्हें जापान पढ़ने के लिए भेजा गया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन, फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीख कर वापस आए। रूसी जापानी युद्ध के बाद सदियों पुरानी जो एक चीनी शिक्षा प्रणाली थी वो समाप्त कर दी गई, जो कि प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। अर्थात चीनी प्रणाली क्या थी पहले की कि जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें अभिजात तथा सत्ताधारी वर्ग में दाखिल कराने पर काम करती थी। ऐसी जो एक प्रणाली थी उसे चीनियों के द्वारा, आधुनिक चीन के जो लोग थे उनके द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो कन्फ्यूशियसवाद का अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में, तो आप ये जो इसमें ये 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट ये मैंडेटरी है आपके लिए लिखने। ठीक है, बाकी इसे आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये 5 पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। जापान में रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक प्रस्तुत कीजिए। अर्थात जापान जो देश है इसमें रोजमर्रा की जिंदगी कैसी चलती थी उस समय के दौरान, ये हमें समझाना है। तो देखिए, पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। अर्थात पैतृक परिवार व्यवस्था थी जापान में। कैसी व्यवस्था थी? पैतृक परिवार व्यवस्था। इसमें क्या था, कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के रूप में ही कार्य करती थी। पति पत्नी साथ रहकर कमाते थे और अपना घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नई किस्म के परिवर्तन, मनोरंजन और नए प्रकार के घरों की मांग पैदा की। अर्थात जब पति पत्नी आपस में साथ रहकर कमाने लगे, घर बसाने लगे, तो इसी पारिवारिक जीवन की नई अवधारणा ने घरेलू उत्पादों को, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजनों को एवं नए प्रकार के घरों की मांग पैदा की। अब घरों को बनवाने के लिए जापानी सरकार ने क्या किया, 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन ठीक है देने का वादा किया और लगातार 10 साल के लिए 12 येन मुहावर की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया करवाए गए। यानी कि लोगों को मकान दिलवाने के लिए, मकान नए बनवाने के लिए, किराए पे खरीदने के लिए, रहने के लिए ये जो एक व्यवस्था थी वो चलाई गई थी। ठीक है, तो जापान में रोजमर्रा की जो जिंदगी थी वो कुछ इस तरह की चलती थी। एक बार हम दोबारा से समराइज कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से प्रश्न देखे हैं। सबसे पहला प्रश्न हमने देखा चीन की भौगोलिक स्थिति के बारे में। दूसरा प्रश्न देखा हमने जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तीसरा हम देखा सन यात सेन कौन थे एवं उनके 3 सिद्धांत जिसे सनमिन चुई के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 1870 के दशक में मेजी सरकार के द्वारा शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था में कौन कौन से बदलाव किए गए। फिफ्थ क्वेश्चन उन कारणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण जापान को समृद्ध देश माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 जापान की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में अगली वीडियो में समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 16वीं शताब्दी में जापान में 3 परिवर्तन कौन कौन से हुए। क्वेश्चन नंबर 8 मेजी सरकार के दौरान सम्राट व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जापान में पश्चिमीकरण और परंपरा के बारे में बुद्धिजीवियों के विचारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कन्फ्यूशियसवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जापान में रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।